होमवर्क क्वेश्चंस में कोई डाउट्स हैं आपके? Yes, Sejal, do you have any doubts in the homework questions? Tarun? गुड। चलिए आज हम बात करते हैं क्विक रेशो के बारे में। जैसे हम yesterday we were talking about the transactions which may increase, decrease or not change the current ratio. Today we are going to talk about the quick ratio. तो क्विक रेशो का फॉर्मूला जैसे आपको पता होता है क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। Yes, Raghav and Atharv, have you done the homework questions? Do you want to ask anything there? Atharv? आज हम उसी तरह से बात करेंगे अबाउट क्विक रेशो। तो एक बार क्विक रेशो का फॉर्मूला देख लीजिए, क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आप बताएंगे तरुण, क्विक एसेट्स क्या होते हैं? हाउ डू यू गेट क्विक एसेट्स? How do we get quick assets? How do we find quick assets? How do we find quick assets, Tarun? Radhika? What is the other way of calculating it? How do we do it in class? Minus something else also. I was expecting better from you, Tarun. I don't know what happened and you could not reply properly. No, Tarun. ओके तो आज की क्लास में हम क्विक रेशो के बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था स्कैनर में से विच वाज अबाउट क्विक रेशो। वर यू एबल टू डू दैट? राधिका? चलो देखते हैं। यू हैव अ डाउट इन क्वेश्चन 12? ओके ओके, विल टेक दैट अप। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज क्विक रेशो इज 1.5:1, ठीक है? देन स्टेट विद रीजंस which of the following transactions would increase, decrease or not change the ratio? Number 1 point. Paid rupees 3,000 rent in advance.
ना ध्यान से देखना विषय, अगर मैं बात करूँ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में जैसे हम करते थे क्लास 11 में, यहाँ पे आपका कैश कम हो रहा है और आपका एक एसेट बन रहा है जिसका नाम है प्रीपेड रेंट। ठीक है, ये दोनों ही करंट एसेट है, बट अभी मुझे करंट एसेट पे नहीं, मुझे तो क्विक एसेट्स पे फॉलो करना है, पे फोकस करना है। तो अगर कैश कम हो रहा है तो क्या मेरे क्विक एसेट्स पे इम्पैक्ट होगा? यस, क्योंकि कैश इज वेरी मच अ क्विक एसेट। सारे करंट एसेट्स ही क्विक एसेट्स होते हैं, दो को छोड़कर, वन इज इन्वेंट्री एंड वन इज प्रीपेड एक्सपेंस। अगर मेरा प्रीपेड रेंट इंक्रीज हो रहा है, क्या मेरे क्विक एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो? नो, because prepaid expense is not a part of quick assets. Do you understand? Everyone. तो आप कहोगे कि आपके क्विक एसेट्स कम होंगे बिकॉज कैश कम हो रहा है बाय ₹3000 एंड दैट्स इट. Prepaid rent is not going to impact my quick assets since it is not a quick asset. अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो यू कैन राइट कि ये क्विक एसेट है और ये क्विक एसेट नहीं है, राइट? तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका क्विक एसेट कम होगा टू द एक्सटेंट ऑफ 3000, तो न्यूमरेटर कम होगा, तो रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? यस, सो क्विक रेशो will decrease as quick assets have decreased by ₹3000. एंड क्या करंट लाइबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ा है? एंड करंट लाइबिलिटीज have not changed. Yes, Samriddhi, you have just joined. Do you understand what I'm saying? Yes, मैंने ये क्वेश्चन मतलब अपने आप से पिक किया है. वैसे do you have any doubts in the homework questions? Please show the question. Yes. Starting from here. तो थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा हमें यहाँ पे. क्विक रेशो में इट्स स्लाइटली डिफरेंट दैन करंट रेशो. अगर ये करंट रेशो होती तो क्या आंसर होता आपका? No effect. यस, नो इफेक्ट, क्योंकि एक करंट एसेट बढ़ रहा होता है, एक कम हो रहा होता है, तो करंट एसेट पे नो चेंज और करंट लायबिलिटी पे तो वैसे ही नो चेंज. तो द रेशियो वुड नॉट हैव चेंज्ड इन दैट केस. लिख लिया विषय यहाँ तक आपने? एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. Okay, next. Trade receivables included a debtor श्री अशोक. ठीक है, उसका नेम भी गिवन है, श्री अशोक, who paid his entire amount due ₹9700. तो पहले तो इसका डुअल एस्पेक्ट बताओ. कैश इज गेटिंग इंक्रीज, डेटर्स कम हो रहे. ठीक है, क्या कैश एक क्विक एसेट है? क्या डेटर एक क्विक एसेट है? यस. सभी करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होते हैं एक्सेप्ट इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. राइट, तो अब यहाँ पे जो मेरी रेशो है that is quick assets upon current liabilities, what will be your answer? Yes, क्योंकि quick assets में भी there is no change, one is getting increased, one is getting reduced by the same amount, so there is no change.
one quick asset is replaced by another quick asset, so there is no change. और करंट लायबिलिटी पे तो वैसे ही कोई चेंज नहीं है. मुझे 10 minutes की क्लास है has already passed. I cannot repeat 10 minutes now if you joined late. It will waste the time of other students. I can quickly tell you about this point, but आपको time पे join करना है class. So we are talking about quick ratio. जैसे कल हम current ratio में देख रहे थे that which transactions are going to increase, decrease or not change the current ratio. Today we are talking about which transactions are going to increase, decrease or not change the quick ratio. तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. ये एक पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल ने हमें पैसे दे दिए. अगर ट्रेड रिसीवेबल ने पैसे दे दिए तो कैश इज गेटिंग इंक्रीज्ड एंड डेटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. कैश भी एक क्विक एसेट होता है, डेटर भी एक क्विक एसेट होता है. तो एक क्विक एसेट बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन क्विक एसेट. और इस ट्रांजैक्शन की वजह से वैसे भी लायबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो नेट में कहें तो देयर इज नो चेंज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन क्विक रेशियो. राइट, यहां तक लिखें. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. इशूड fully paid equity shares of ₹1 lakh. अगर मुझे इसका डुअल एस्पेक्ट आपको बताना हो, सो दैट विल बी, अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं, यू आर गोइंग टू गेट कैश या बैंक बढ़ेगा. ठीक है, कैश और बैंक में मतलब पैसे आएंगे हमारे पास और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी. ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल वुड इंक्रीज. इज कैश और बैंक अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट? यस. इज equity share capital a part of quick asset or current liability? No. ना तो ये क्विक एसेट है, ना तो ये करंट लायबिलिटी है. ये तो वो होता है ना, जैसे इफ यू रिमेंबर द रामबाण, दिस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स and this is on the liability side but definitely not a current liability. तो आप क्या बोलेंगे? that quick assets सिर्फ बढ़ रहे हैं, so the numerator is increasing. तो what will be your final answer? yes. हाँ, अगर सिर्फ आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो obviously the ratio will improve or increase. यहां तक लिखें. सो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, मैं एक बार वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. यहां तक हो गया एवरीवन? सेजल, समृद्धि? ओके, तो स्कैनर क्वेश्चन 6 आई थिंक आई गेव एज होमवर्क. यस, उसमें क्विक रेशियो थी तो मैंने कहा था एक बार ट्राई कर लेना अगर आपसे हो जाता है तो. तो फर्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. तो इसमें क्या होगा? इन्वेंट्री बढ़ेगा और कैश कम होगा. बताओ, इन्वेंट्री क्या क्विक एसेट्स का पार्ट होता है?
नो। और कैश होता है? यस। तो बस आप बोलेंगे कि क्विक एसेट्स हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं है, क्विक एसेट्स कम हो रहे हैं, न्यूमरेटर कम हो रहा है, सो व्हाट विल बी द आंसर? द रेशियो विल reduce. Okay, second point. Bills paid at maturity. Bills payable paid at maturity. ठीक है, एक तो कैश जाएगा हमारा और बिल्स पेबल हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, कैश क्या क्विक एसेट है? यस। बिल्स पेबल क्या करंट लायबिलिटी है? यस। तो न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है। अपने आप से एकदम से कंक्लूजन मत निकाल लेना, न्यूमेरिकली सोचोगे तो दैट विल बी बेटर। तो ऑलरेडी इनिशियली रेशो कितनी थी इन दिस क्वेश्चन? इनिशियली रेशो कितनी थी? दिया हुआ है 1.5:1. तो लेट द क्विक एसेट्स बी 1,50,000 एंड करंट लायबिलिटीज बी 1 लाख, ये मान लेते हैं। अब देखो, इसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, वी हैव पेड द बिल्स पेबल, कोई भी वैल्यू ले लो जिससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहे। 50,000 ले लेते हैं, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50, 2:1 आ गया, पहले से रेशो हो गई, सो रेशो विल इम्प्रूव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 18,000 फॉर 16,000. ओके, सो हियर कैश कितना आ रहा है आपके पास? 16,000 का सामान बेचा है तो 16,000 आ रहा है। वैसे स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट कितनी थी? 18,000 and there is a profit or a loss? तो देखो, ये तो हमारा क्विक एसेट है कैश। इन्वेंट्री क्या मेरा क्विक एसेट है? और कैपिटल में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो तो वैसे भी ना क्विक एसेट से रिलेटेड बात है, ना ही करंट लायबिलिटी से कोई रिलेटेड बात है। तो यू विल सिंपली से दैट न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो रेशियो विल इम्प्रूव। ठीक है, चलें आगे। ये होमवर्क था आपका। समृद्धि विषय बात समझ में आ रही है? राघव, राधिका, ओके। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, so I'm getting cash and debtors are reducing. देखो, ये भी क्विक एसेट है और ये भी क्विक एसेट है, तो एक क्विक एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, देयर इज नो चेंज। और करंट लायबिलिटी पे तो वैसे ही देयर इज नो चेंज। रेशियो विल नॉट चेंज। ठीक है, यहां तक आप लिखें। चले आगे। ओके, अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज, ये और भी हैं। ऑलमोस्ट हर रेशियो से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बट अभी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं अपना टॉपिक, क्योंकि इट्स बिन लाइक थोड़ा सा देर हो चुकी है इसकी बातें करते हुए। येस्टरडे ऑल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट इट,
तो अभी मैं आपको जो 3 रेशोज हमने कवर करनी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सो यहाँ तक हो गया। बाकी की डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुई है ये डिस्कशन। आर वी रेडी टू स्टार्ट? 3 accounting ratios have been added in the syllabus, part of activity और turnover ratios. अच्छा, वैसे आपने एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज में कितनी रेशियोज अभी तक पढ़ी है? 4. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो अभी हमें 3 और पढ़नी है। वैसे देखा जाए इन तीनों में ना सिर्फ फॉर्मूला ही है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। सो लेट अस राइट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, okay, fixed assets turnover ratio, net assets turnover ratio. ठीक है, लिख लो पहले तो नाम, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हम देखेंगे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऑलरेडी आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हो। बिजनेस स्टडीज में कहाँ पढ़ते हैं, मैं अभी आपको याद दिलाऊंगी। सो दिस इज डेट अपॉन, ऑब्वियसली नाम में ही फॉर्मूला है, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इज टू 1 करके ही हम इसका आंसर निकालते हैं, इज टू 1 करके। अच्छा, बिजनेस स्टडीज में हम इसको कहाँ पढ़ते हैं? अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो आप याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। एक टर्म होती है फाइनेंशियल लेवरेज या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। वहां पे आपकी एनसीईआरटी में भी 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक तो डेट अपॉन इक्विटी और देयर इज वन मोर, डेट अपॉन, इफ समवन कैन रिकॉल, डेट प्लस इक्विटी। तो वहां पे मैंने आपको यही बताया था बिजनेस में भी कि एक्चुअली ये दोनों रेशियोज एक ही मीनिंग ड्रॉ कर रही हैं, दो इनके आंसर्स अलग अलग होंगे। ऑफ कोर्स इसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा, बट जो ये बात कहना चाह रही है वो ये सेम ही बात बता रही है। क्या बात बता रही है ये? कि आउट ऑफ टोटल कैपिटल दैट यू हैव एम्प्लॉयड, हाउ मच इज डेट? आउट ऑफ टोटल कैपिटल दैट यू हैव एम्प्लॉयड, हाउ मच इज डेट? ये बिजनेस वाली बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते तो दैट्स योर विश। तो हम इस रेशो को समझ ही गए, इसका मतलब क्या है कि पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डेट? कैन यू गेस? दिस वुड बी लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट? लॉन्ग टर्म, या लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि कैपिटल का पार्ट जो होता है डेट वो लॉन्ग नेचर का ही होता है। ठीक है, यहां तक लिख लो। ओके, कई बार इस कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहते हैं। ये क्या बात हुई? कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग? आई विल एक्सप्लेन। यहां तक लिखो, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, देखो अशे, मैंने आपको रामबाण से बताया हुआ है दैट this here we have share capital, we have reserves and surplus, we have long term debt, and then we have short term debt or current liability. Here we have non current assets and current assets. तो ये तीनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, राइट? पर कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का एक तरीका और भी तो हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं करंट लायबिलिटी, तो ऑल्सो आई विल गेट व्हाट? यस, आई थिंक आप ये समझ सकते हैं। हाइपोथेटिकली अगर मैं फिगर्स ले लूं, यहाँ पे 4 लाख, 5 लाख, तो ये हो गया 9 लाख, लेट्स से 7 लाख, 2 लाख, ये भी हो गया 9 लाख।
तो ये 7 लाख निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इनको इंडिविजुअली ऐड करूं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, आई विल गेट 7 लाख, और आई कैन सिंपली से 4 लाख प्लस 5 लाख माइनस 2 लाख. डू यू अग्री? तो जब आप टोटल एसेट्स में से माइनस करोगे व्हाट, देन ऑल्सो यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसी को हम बोलते हैं नेट एसेट्स. नेट एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो. तो कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड और नेट एसेट वर्ड इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम. वैसे मैं आपको बता दूं, आगे चल के जब आप अकाउंट्स और डिटेल में पढ़ोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स में भी वैसे हल्का सा डिफरेंस होता है, बट इस लेवल के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है. इस लेवल के लिए हम इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. सो कैपिटल एम्प्लॉयड या तो आप इन तीनों को ऐड करके निकाल लो मोटा मोटा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट, या फिर आप इसको एसेट साइड अप्रोच से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस, टेल मी व्हाट, करंट लाइबिलिटीज. इससे भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, और वैसे हम इसको नेट एसेट्स कहते हैं. मतलब नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड आपके लिए एक ही चीज हो गई. लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच. डू यू अंडरस्टैंड समथिंग एवरीवन? Okay, I'll quickly repeat. So this ratio is called debt to capital employed ratio. Debt upon capital employed. Total capital जितनी आपने business में लगाई है उसमें से कितना debt है. This is what we are trying to say. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहाँ तो तीनों को ऐड करो मोटा मोटा, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म डेट, या फिर एसेट साइड अप्रोच से कर लो, टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी. और जब टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हो, इसी को हम नेट एसेट्स भी कहते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? और इस रेशियो का जो आंसर है वो इज टू 1 करके हम फाइंड आउट करते हैं, टाइम्स में नहीं, इज टू 1. सो इट इज अ प्योर रेशियो. अच्छा, अब इसका हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे, तो आप इसके लिए अपनी बुक नंबर 2 निकाल लीजिए, बुक नंबर 2, and come to page at the end A.18. निकाल सकते हैं? सो ये कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ओम लिमिटेड कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो. अच्छा, डेट कौन सा चाहिए वैसे आपको, शॉर्ट या लॉन्ग नेचर का? तो वो तो ये हो गया, इसमें क्या है, ये तो सीधा ही पता लग रहा है, दिस इज द लॉन्ग नेचर का डेट. और कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली. कैपिटल एम्प्लॉयड, इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा, 20 लाख प्लस 11 प्लस 15, 46. यस, या फिर आप दूसरी अप्रोच से करो, टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दो, उससे भी वही आएगा. तो जो आपको अच्छा लगता है वैसे कर दो. लेट अस डू इन द नोटबुक. सो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट तो लॉन्ग नेचर का है तो सीधा जो नॉन करंट लायबिलिटी दिख रही है ना वो ले लो. कैपिटल एम्प्लॉयड में मोटा मोटा 3 चीजें ऐड करते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट, तो वो कर लो, या फिर नेट एसेट अप्रोच से कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे. दोनों से आंसर सेम आएगा? यस, दोनों से सेम आना चाहिए ना.
ऐसे तो गलत हो जाएगा। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी, मैं आ रही हूँ मैम जी। ओके, जस्ट गिव मी 5 minutes विषय, आई हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क। आप क्या करेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन करें इलास्ट्रेशन 9 और इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, हो गए आपके क्वेश्चंस 9 और 10? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सेजल, समृद्धि, राघव, राधिका, अथर्व, रोशाली, तरुण? ठीक है, 10th ऑल्सो फाइन, इलास्ट्रेशन 10? ठीक है बच्चे, तो सिंपल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। देखो बच्चे, ये बताता है कि मैंने कितनी सेल्स कमाई फिक्स्ड एसेट्स को यूज करके। देखो, मशीन्स को यूज करोगे तभी आप प्रोडक्ट बनाओगे, फिर वो सेल करोगे, तो इसमें रिलेशनशिप भी देखना जरूरी है, that how many fixed assets I've used and how much sales have I created with the help of those fixed assets. Yes? और ये जो रेशो है ये टाइम्स में हम फाइंड आउट करते हैं, और ये नेट मतलब डेप्रीसिएशन माइनस करके देखना है। आरएफओ वही जो आप समझती हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स। ठीक है, लिखो ये फॉर्मूला। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो is the ratio that analyzes the relationship between net fixed assets and revenue from operations. मतलब अगर ये रेशो बड़ी होगी, इफ द रेशो इज हायर, तो मैं कहूंगी कि मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से यूज कर रही हूँ, आई एम जनरेटिंग सेल्स, मोर सेल्स। और अगर ये रेशो कम है, मतलब मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही हूँ। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इट शोज द efficiency with which the fixed assets have been used in earning revenue from operations, मतलब RFO, earning revenue from operations during the year. मतलब how efficiently am I using my fixed assets? Is it understandable? Like I'll repeat, अगर ये रेशो की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब मैं ज्यादा सेल्स क्रिएट कर पा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब अच्छी बात है। अगर ये रेशो की वैल्यू कम होगी मतलब आई एम नॉट एबल टू यूज माई फिक्स्ड एसेट्स दैट एफिशिएंटली, सो आई एम एबल टू जनरेट लेस सेल्स। बात समझ में आती है? ओके, इलास्ट्रेशन 11 देखेंगे, पेज A.21 of your second book.
fixed assets or non-current assets at cost or accumulated depreciation till date. तो बच्चे क्या माइनस करना पड़ेगा depreciation को? Yes, because we need net. RFO भी given है तो इसमें तो क्या ही मुश्किल चीज है. यहाँ पे क्या लिखा है? कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, मतलब फॉर्मूला भी लिख दिया. फिक्स्ड एसेट्स, बट ये फॉर्मूला क्या उल्टा नहीं लिखा हुआ, मतलब फॉर्मूला नहीं लिखा एक्चुअली, नेम में ही दो चीजें लिख दी है. और यहाँ पे ना बच्चे पता है क्या सोचते हैं यूजुअली कि पहले फिक्स एसेट्स लिखा है तो हम भी पहले फिक्स एसेट लिखेंगे, फिर टर्नओवर लिखा है तो हम भी फिर टर्नओवर लिखेंगे. टर्नओवर का मतलब क्या होता है अकाउंट्स में? सेल्स. तो फिर हम नीचे टर्नओवर लिखेंगे या सेल्स लिखेंगे. क्या ये सही फॉर्मूला है? नो. तो प्लीज डोंट गो 100% बाय द नेम. और ऐसा बाकी रेशियोज के साथ भी है, जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो बच्चे कहेंगे वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टर्नओवर व्हिच इज सेल्स. नो, द फॉर्मूला इज सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल. तो ऐसा भी मत करिएगा ब्लाइंडली. और कुछ टीचर्स ऐसे बताते कि इसको याद रखने के लिए ना आप ऐसे कर लो, टर्नओवर का मतलब उल्टा, लाइक रिवर्स. सो द sales would go up in the numerator and this would go down. समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? So I will still repeat. Fixed assets turnover ratio बच्चे सोचते हैं fixed assets divided by sales, but no, the formula is reverse. Sales upon fixed assets. How you can remember it? One of the ways, which is not a very logical way, but still maybe you can remember using with the help of that, is turnover ratio को, मतलब turnover is like turnover, उल्टा कर दो उसे, तो we are reversing the formula. तो sales को ऊपर और fixed assets को नीचे रखना है. Okay. RFO is 18 lakh और net fixed assets 7 minus 1, बस 3 times. 3 times का मतलब है कि जितने मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है उससे 3 गुना में सेल्स जनरेट कर पा रही हूँ. Got it, बच्चे? Okay, then we have next question. अब कैसे निकालें सेल्स, आप बताओ. We have Corfo, we have GP. कैसे निकालें सेल्स? ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला. तो RFO के लिए GP प्लस Corfo कर दो. 1,60,000 प्लस 6,40,000. 8 लाख हो गया RFO. फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रामबाण. यहाँ तक लिखो, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज. लिख लिया? ओके. सो यहाँ पे जैसे मोटा मोटा 3 चीजें होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और लॉन्ग टर्म डेट, जिसको मिला के हम कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं. और उसके अलावा होता है शॉर्ट टर्म डेट या करंट लायबिलिटी. यहाँ पे होता है आपका नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, यही होता है ना. इसमें देखो एक फॉर्मूला निकल आएगा हमारा, दोनों साइड्स का टोटल सेम होता है. सो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस CL इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस CA. सो मुझे चाहिए, what do I need? I need fixed assets. So capital employed, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं, so this will be CA minus CL. This is working capital. तो capital employed is equal to non-current assets plus working capital. फिर इसको इधर ले आओ, तो capital employed minus working capital is non-current asset. Non-current asset मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट.
वैसे नॉन करंट एसेट में क्या सिर्फ फिक्स एसेट आते हैं? द आंसर इज नो। नॉन करंट एसेट में आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं, बट क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है तो हम मान लेंगे कि यही आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख माइनस वर्किंग कैपिटल इज 40,000। 1,60,000 is your fixed asset। क्या आपको ये अप्रोच समझ में आई विषय? एवरीवन? राधिका, तरुण, अथर्व, अथर्व, समृद्धि, so what does this ratio tell us? That how efficiently are we using our fixed assets to generate sales or revenue from operations? बताइए, कुछ भी पूछना है तो यू मे आस्क। ये भी सिंपल ही है। दिस रेशियो इज आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बस ये रेशियो बता रही है कि मैं अपनी कैपिटल को कितना अच्छे से यूज कर रही हूँ टू जनरेट सेल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस के लिए होती है सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आप अपने कैपिटल को यूज करके कितनी सेल्स क्रिएट कर पा रहे हो। सो द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और नाम आपके लिए जो अभी मैंने आपको फर्स्ट रेशियो में बताया था, नेट एसेट्स। सो इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स net assets or capital employed is used or turned around, मतलब used और turned around मतलब converted into in earning revenue from operations ड्यूरिंग द ईयर। मतलब कितने अच्छे से आप कैपिटल को यूज कर रहे हो टू जनरेट सेल्स। obviously higher the ratio मतलब you are using your capital employed efficiently, you are using your net assets efficiently। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब हम लिख लेते हैं the last sentence is in earning revenue from operations during the year। टाइम्स में निकलेगी ये रेशो भी। ओके, सिग्निफिकेंस यू ऑलरेडी नो। वैसे this ratio analyzes the number of times, तभी ये टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं ना, the number of times net assets or capital employed
is rotated or used in generating. अगर आप सोचो ना अच्छे कि आपके टाइम में ये रेशोज को क्यों ऐड कर दिया, वी आर अनलकी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके टाइम में उन्होंने इतना मेजर चैप्टर डिलीट कर दिया. विच वन? एनपीओ एंड रिडेम्पशन. रिडेम्पशन तो पिछले 2 साल से ही डिलीटेड चल रहा है आफ्टर कोविड, बट एनपीओ सच एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. ओके, एनीवे आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा, कोई फायदा वैसे मुझे लगता नहीं इसका हुआ. और यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. हायर टर्नओवर रेशियो means better and efficient utilization of net assets. मतलब ज़्यादा अच्छे से यूज कर रहे हो आप अपने कैपिटल को या नेट एसेट्स को. And thus higher profitability and liquidity. जितना एफिशिएंटली आप यूज कर रहे हो मतलब उतने प्रॉफिट्स भी आपके ज्यादा होंगे, क्योंकि यू आर जनरेटिंग मोर सेल्स. इलास्ट्रेशन 14 आप होमवर्क में कर लीजिए. इलास्ट्रेशन 13 हम अभी क्विकली देख लेते हैं. सो वी हैव टू फाइंड net assets turnover ratio. RFO upon net assets या capital employed. Illustration 13 में आपको RFO given है नीचे at the end 60,80,000. और net assets के लिए you have 2 options with you. सारे एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो. तो 17,20,000 में से 2 लाख माइनस कर दो. व्हाट विल यू गेट? 15,20,000. टोटल एसेट्स माइनस CL. बस आंसर आ जाएगा आपका. That is 4 times. Understandable? एक बच्चे ने मुझसे 12th क्वेश्चन पूछा था डाउट में, बुक का पेज नंबर 4.96. अगर आपको भी समझना है तो समझ लो. Ratio of current assets to current liabilities is 1.5. The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying off a part of CL. Okay. तो पहले आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी थी 1.5:1. अब आप चाहते हो कि ये 2:1 हो जाए, और वो कैसे होगी? बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ CL. दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग अस. तो अगर आप करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे तो आपका कैश भी कम होगा, और वो अमाउंट मुझे नहीं पता कितने से हम पे ऑफ करेंगे, बट कैश कम होगा तो CA कम होगा, और लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे तो CL भी कम होगा बाय दैट पर्टिकुलर अमाउंट. सुन रहे हैं आप मेरी बात राधिका? ओके. तो ओरिजिनली आपको CA और CL गिवन है 3 लाख और 2 लाख ओरिजिनली. तो बस अब 3 लाख के CA में से एक कोई अमाउंट माइनस हो जाएगा, और 2 लाख के CL में से भी वही अमाउंट माइनस हो जाएगा, एंड नाउ द रेशियो विल बिकम 2:1. हाउ? बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ CL. जब आप एक लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे तो आपका कैश भी कम होगा और वो लायबिलिटी भी कम होगी, करंट लायबिलिटी. सो या वी जस्ट हैव टू फाइंड x की वैल्यू यहाँ पे, दैट इज 1 लाख. That how much you should pay off.
राइट? ओके, होमवर्क में एक तो इलास्ट्रेशन 14 हो गया आपका बुक 2 से, एंड आपके इसी चैप्टर में बैक क्वेश्चंस में 27, 28, 29, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछना। कोशिश करना 42 क्वेश्चन भी करने की। बताइए, हो सकते हैं ये? चलिए अच्छा, तो आज के लिए इतना ही है। बस अब हम जल्दी ही रेशोज को पूरा कंप्लीट करके बढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ।